जय हिंद बच्चों। आज हम लोग क्लास 10 के त्रैमासिक परीक्षा के जो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है साइंस के, उसके बारे में हम लोग देखेंगे। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन देखिए। क्वेश्चन में दिया है समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है। समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है आभासी और सीधा होता है और वस्तु के बराबर होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब बनता है पार्श्विक रूप से उल्टा है। कहने का मतलब होता है कि अगर हम दायां हाथ उठाएंगे तो उसमें बायां हाथ नजर आएगा, बायां हाथ उठाएंगे तो दायां नजर आएगा। लेकिन प्रतिबिंब का होता है सीधा होता है और कैसा होता है, आभासी होता है और पार्श्विक रूप से उल्टा। अगला सवाल देखते हैं। क्वेश्चन है, निम्न में कौन दर्पण दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग में लाया जाता है? दांत की जांच करने के लिए, गला की जांच करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण का प्रयोग साइड मिरर के रूप में किया जाता है। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, तो समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत होती है। समतल दर्पण की फोकस दूरी अनंत होती है। अगला सवाल देखेंगे, करें कि एक दूरस्थ वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। एक दूर रखी हुई वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? तो अवतल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है हमेशा वास्तविक और उल्टा होता है, लेकिन एक ऐसा स्थिति होता है जो आभासी और सीधा हो जाता है। देखिए एगो अवतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के बारे में देख लीजिए। सब प्रतिबिंब इसमें याद हो जाएगा आपका। ठीक है, बढ़िया से ध्यान रखिएगा। अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब के बारे में ये हो गया। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट माना होता है वस्तु, आई से इमेज, इमेज माने प्रतिबिंब। ये वस्तु हो गया, ये वस्तु का प्रतिबिंब हो गया। टोटल आपको याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए सबसे पहले अवतल दर्पण में किसी वस्तु को हम लोग रखेंगे अनंत पे रखेंगे। कहाँ पर रखा जाएगा? अनंत पे रखा जाएगा। फिर वक्रता केंद्र सी पर, फिर फोकस पर रखा जाएगा। अनंत पे, वक्रता केंद्र सी और फोकस पे। अब इसी को उल्टा कर दीजिए, ए पे जाए तो ए पे यहाँ पर लिखिए ए, सी के सामने सी, अनंत। ठीक है, सबसे पहले अनंत पे, अनंत के बाद में वक्रता केंद्र सी पे, फिर फोकस पे। फिर क्या लिखेंगे? फोकस, वक्रता केंद्र सी, अनंत। एक उल्टा कर देना है। देखिए इसमें कितने वस्तु पर कितने प्रतिबिंब बनेंगे। देखिए पहला प्रतिबिंब, पहला वस्तु को यहाँ पर रखा जाएगा अनंत पे। दूसरा का वस्तु यहाँ पर रखा जाएगा अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में। तीसरा का वस्तु रखा जाएगा वक्रता केंद्र सी पर रखा जाएगा। चौथा रखा जाएगा वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखा जाएगा। और पांचवा रखा जाएगा फोकस पर रखा जाएगा। ठीक ना। जो इसका प्रतिबिंब बनेगा वो फोकस पर बनेगा, पहला प्रतिबिंब। दूसरा का खातिर प्रतिबिंब यहाँ पर बनेगा, तीसरा के लिए प्रतिबिंब, चौथा के लिए, पांचवा के लिए। पांचवा को याद हो जाएगा, ठीक ना। देखिए अवतल दर्पण में यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब कर नीचे यानी फोकस पर बनेगा। अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के सी के बीच में बनेगा। वक्रता केंद्र सी पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी पर बनेगा। वक्रता केंद्र सी और फोकस के बीच में रखेंगे तो वक्रता केंद्र सी और अनंत के बीच में बनेगा। यदि हम फोकस पर रखते हैं तो अनंत पे बनेगा, फोकस पर रखेंगे तो अनंत पे बनेगा। ठीक है, अब देखिए इसमें टोटली में जो प्रतिबिंब बनता है वास्तविक और उल्टा होता है। वास्तविक, उल्टा। कैसा प्रतिबिंब बनता है? वास्तविक और उल्टा। अब रही बात कि इसका बड़ा छोटा ये सब कैसे बनेगा। देखिए सबसे पहले याद रखना है, यहाँ से जब हम प्रतिबिंब बनाएंगे अनंत पे रखा जाएगा तब फोकस पे, तो बहुत छोटा बनेगा प्रतिबिंब। देखेंगे सबसे छोटा, सबसे छोटा, फिर यहाँ पर हो जाएगा छोटा, सी पर रहेगा तो एक कहेंगे बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। देखिए कैसे याद कर सकते हैं। सबसे पहले सबसे छोट, फिर छोट, बराबर, बड़, सबसे बड़। ठीक है, सबसे पहले छोटा, फिर छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा। सब एकदम आरोही क्रम में सजा देना है। सबसे छोट के, फिर छोटा, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा। यानी कि यदि हम किसी वस्तु को अनंत पर रखते हैं तो कहाँ प्रतिबिंब बनेगा? फोकस पे, और वस्तु से छोटा होगा यानी सबसे छोटा होगा प्रतिबिंब।
अनंत और वक्रता केंद्र सी के बीच में रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र सी के बीच में बनेगा। अब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? वस्तु से छोटा बनेगा। सी पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा? सी पे बनेगा। और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर बनेगा। सी और एफ के बीच में रखेंगे तो सी और अनंत के बीच में बनेगा। वस्तु से प्रतिबिंब कैसा बनेगा? बड़ा होगा। यदि फोकस पर रखेंगे तो कहां पर बनेगा? अनंत पे बनेगा। अनंत पर रखेगा तो सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा, है ना। ये सब जितना पांचों प्रतिबिंब है वास्तविक और उल्टा होता है। लास्ट वाला जो अंतिम प्रतिबिंब है, देखिए एकरा के फोकस और ध्रुव के बीच में रखा जाएगा। यदि किसी वस्तु को फोकस और ध्रुव पी के बीच में रखा जाएगा तो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के पीछे। देखिए एकरा के सबसे पीछे रखा गया है तो फोकस और ध्रुव पी के बीच में अगर रखा जाए, फोकस और ध्रुव पी के बीच में, फोकस और ध्रुव पी के बीच में कोई वस्तु को रखा जाता है तो प्रतिबिंब जो बनता है दर्पण के पीछे बनता है। दर्पण के पीछे होता है और आभासी होता है। दर्पण के पीछे आभासी, सीधा और वस्तु से बड़ा होता है। वस्तु से बड़ा, है ना। यदि हम किसी वस्तु को एफ और ध्रुव पी के बीच में रखेंगे, दर्पण के पीछे बनेगा, आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। इसी का प्रयोग देखिए जो हम लोग हजामती दर्पण के रूप में प्रयोग करते हैं, सब कहाँ रखा जाता है? फोकस और ध्रुव पी के बीच में रखा जाता है, ठीक है। इसमें प्रतिबिंब का बनता है दर्पण के पीछे बनता है और वस्तु से प्रतिबिंब बड़ा होता है। उम्मीद है कि सब चीज आप लोग को समझ में आ गया होगा बेहतर तरीका से। अवास्तविक रहेगा तो हमेशा उल्टा होता है, आभासी रहेगा तो हमेशा सीधा होता है, ठीक है। और देखिए प्रश्न का है आपका, एक दूरस्थ वस्तु के लिए, दूर पर रखी वस्तु के लिए अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होगा? कैसा प्रतिबिंब बनेगा? सब वास्तविक और उल्टा बनेगा। कैसा प्रतिबिंब? वास्तविक एवं उल्टा। वास्तविक उल्टा हो जाएगा, ठीक ना। वास्तविक उल्टा, जहाँ वास्तविक लगा रहेगा जहाँ उल्टा होकर करेगा, जहाँ आभासी लगा रहेगा तो वहां पर सीधा होता है। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। एक बार बढ़िया से इसको पढ़ लीजिएगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष जो होता है गोलीय दर्पण की सतह की लंबवत रेखा होता है। गोलीय दर्पण की सतह की लंबवत रेखा और केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई रेखा होती है। केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई रेखा होती है, यानी कि ए और बी दोनों आंसर हो जाएगा, ठीक ना। देखिए हमारा ये अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण। अब देखिए जो मुख्य अक्ष है इसको क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। यहाँ पर ध्रुव पी होता है, ध्रुव पी, फोकस एफ, वक्रता केंद्र सी, यानी इंफिनिटी तक चला जाता है। कहते हैं दर्पण की सतह के लंब, दर्पण की सतह के लंबवत रेखा का कहलाता है मुख्य अक्ष कहलाता है। चाहे केंद्र और ध्रुव से गुजरती हुई रेखा का कहलाती है? केंद्र और ध्रुव पी से गुजरती हुई रेखा का कहलाती है वक्रता केंद्र, और ध्रुव पी से गुजरती हुई रेखा का कहलाता है मुख्य अक्ष कहलाता है। यानी कि ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, ए और बी दोनों हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। अरे गोलाकार दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, तो वक्रता त्रिज्या आर बराबर कितना होता है? 2f होता है। आर बराबर 2f, यानी फोकस दूरी की दुगनी, फोकस दूरी की दुगनी। देखो उसकी फोकस दूरी के बराबर उसकी फोकस दूरी की दुगनी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक फॉर्मूला होता है f बराबर r बटा में 2, यानी वक्रता त्रिज्या का क्या हो जाएगा? आधा हो जाएगा, फोकस दूरी के दोगुना होगा। बोलिए दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है, वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी की क्या होती है? दोगुनी होती है। अब फोकस दूरी जो होता है वक्रता त्रिज्या के आधा होता है। अगला सवाल देखेंगे। करेगा उत्तल दर्पण हमेशा बनता है, उत्तल दर्पण में हमेशा जो प्रतिबिंब बनता है आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? आभासी और सीधा। देखिए ऑप्शन का है वास्तविक उल्टा, इतना नहीं होगा, आभासी सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आभासी सीधा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। अगला सवाल है फोकस दूरी की इकाई क्या है? फोकस दूरी को हम किस में मापते हैं? तो मीटर में मापेंगे। फोकस दूरी किस में मापेंगे? मीटर में, ठीक है। अगला सवाल है, अब देखिए फोकस दूरी पे है तो एक और चीज आप लोग समझ लीजिएगा। उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण रहेगा, उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? धनात्मक होती है। अवतल दर्पण रहेगा, अवतल दर्पण, अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, ठीक है। क्वेश्चन आता है कि उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? तो धनात्मक। अवतल दर्पण की फोकस दूरी कैसी होती है? ऋणात्मक होती है। अगला सवाल देखते हैं। कहे कि वास्तविक प्रतिबिंब, तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर ए पर्दे पर दिखाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी है केवल दर्पण में देखे जा सकते हैं। सी है हमेशा छोटा होता है, हमेशा सीधा होता है।
वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है पर्दे पर दिखाया जा सकता है, पर्दे पर दिखाया जा सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए, है ना। वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया जा सकता है, जबकि काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर दिखाया नहीं जा सकता है। अगला सवाल है, यदि वस्तु अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर है तो प्रतिबिंब होगा। देखिए, अगर वक्रता केंद्र पर है तो तुरंत बताया गया है चित्र पर के। ऑब्जेक्ट हो गया, इमेज हो गया, अनंत, वक्रता केंद्र सी, फोकस। जैसे फोकस, वक्रता केंद्र सी, अनंत। तो बताइए कहाँ रखा गया है? वक्रता केंद्र पर रखा गया है। यदि हम किसी वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा? वक्रता केंद्र पर बनेगा। और वक्रता केंद्र पर बनेगा तो कैसे बनेगा? समान आकार का बनेगा और उल्टा बनेगा। तो छोटा आभासी है समान आकार के सीधा, तो सीधा नहीं बनता है, वास्तविक और उल्टा होता है। बड़ा वास्तविक कितना होगा? क्या हो जाएगा? समान आकार के उल्टा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल देखेंगे, करे पार्श्व व्युत्क्रमण देखा जाता है। पार्श्व यानी पार्श्व रूप से उल्टा का मतलब होता है कि अगर हम दाहिना हाथ उठाते हैं तो बायां हाथ नजर आएगा, बायां हाथ उठाएंगे तो दाहिना हाथ नजर आएगा। ठीक है, तो पार्श्व उल्टा का मतलब बाएं दाएं में ऐसी होता है। ठीक है, करे कि किस दर्पण में होता है? तो समतल दर्पण में होता है। पार्श्व रूप से उल्टा किस दर्पण में होता है? समतल दर्पण में। अगला सवाल है कि ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। देखिए, ध्रुव P है, ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, ध्रुव P और वक्रता केंद्र C के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं, और ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, तो ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ध्रुव P और फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, और ध्रुव P और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल आता है कि वाहनों में पीछे देखने के लिए कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो वाहनों में पश्च दृश्य को देखने के लिए, चाहे पीछे देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। वाहन में साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? उत्तल दर्पण के। अगला सवाल लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। देखिए, क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है, तो बताइए अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अवतल दर्पण है, ऑब्जेक्ट हो गया, ये आपका इमेज हो गया। वस्तु को कहाँ कहाँ रखना है? तो अनंत पे, वक्रता केंद्र सी पे, और फोकस पे। फोकस हो जाएगा, वक्रता केंद्र सी हो जाएगा, अनंत पे। तो बताइए अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? आपको ये जो प्रतिबिंब बताए हैं यहाँ पर, बताइए सबसे छोट, छोट, सबसे छोट होता है, यहाँ पर छोट होता है, बराबर, बड़ा, सबसे बड़ा होता है सबसे बड़ा। जब अनंत पे प्रतिबिंब बनेगा तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। यानी कि अवतल दर्पण के द्वारा अनंत पर बना प्रतिबिंब होता है। तो अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अत्यधिक बड़ा होता है। अनंत पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अत्यधिक बड़ा होता है। अगला सवाल है, यदि वस्तु अनंत पर है तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है। अनंत पर रहेगा तो कहां पर बनेगा? फोकस पर बनेगा। ठीक ना, अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? देखिए, अनंत पर रहेगा तो कहां बनेगा? फोकस पे। अनंत पर रखा जाता है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है, फोकस पर बनता है। ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि दर्पण सूत्र बताइए। तो दर्पण सूत्र होता है 1 में यू प्लस 1/v बराबर 1 में एफ। 1 में यू प्लस 1/v बराबर 1 में एफ। यू का होता है हमारा वस्तु दूरी होता है, यू का होता है वस्तु दूरी, v होता है प्रतिबिंब दूरी, एक होता है फोकस दूरी। ठीक है, अगर लेंस सूत्र कहेगा तो लेंस सूत्र होता है 1/v माइनस 1/u बराबर 1/में एफ। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। अरे किस स्थिति में अवतल दर्पण वस्तु के समान आकार का प्रतिबिंब बनाएगा? तो समान आकार के प्रतिबिंब कब बनाता है? जब वक्रता केंद्र सी पर रखा जाता है तब। तो वक्रता केंद्र पर, अगर हम वक्रता केंद्र पर सी पर रखेंगे तो समान आकार के प्रतिबिंब बनेगा, और वस्तु से के बराबर होगा, समान आकार यानी वस्तु के बराबर, और कैसा होगा? वास्तविक और उल्टा होगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं हम लोग। उत्तल दर्पण हमेशा बनाता है, उत्तल दर्पण किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? तो आभासी सीधा,
कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी, सीधा और वस्तु से छोटा। तो देखिए वास्तविक उल्टा ही तो नहीं होगा, आभासी और बड़ा, तो आभासी के साथ बड़ा नहीं होता है, फिर हमें आभासी और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। आभासी सीधा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आभासी सीधा और वस्तु से छोटा बनता है प्रतिबिंब। अगला सवाल है कि समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है, समतल दर्पण द्वारा जो उत्पन्न आवर्धन होता है एक के बराबर होता है, क्योंकि आवर्धन बराबर होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई, तो प्रतिबिंब के जितना ऊंचाई होगा उतना ही वस्तु की ऊंचाई होगा। समतल दर्पण में वस्तु की दूरी और वस्तु की ऊंचाई और प्रतिबिंब की ऊंचाई दोनों का होती है, बराबर होती है, यानी कि कितना के बराबर हो जाएगा? एक के बराबर हो जाएगा। समतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन होता है एक के बराबर। अगला सवाल है, जब आवर्धन ऋणात्मक होता है तो किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है? आवर्धन जब ऋणात्मक रहेगा, आवर्धन अगर ऋणात्मक रहेगा तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, आवर्धन यदि धनात्मक रहेगा तो आभासी और सीधा होगा। आवर्धन यदि ऋणात्मक रहे तो वास्तविक और उल्टा हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। जब आवर्धन धनात्मक रहे तो आभासी और सीधा हो जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बनाए गए प्रतिबिंब के लिए निम्न में से कौन सही नहीं है? तो समतल दर्पण में देखिए, समतल दर्पण की विशेषता होता है कि उसका प्रतिबिंब वस्तु के आकार के बराबर होता है। प्रतिबिंब पार्श्विक रूप से क्या होता है? उल्टा होता है। प्रतिबिंब जितना दूरी पर वस्तु है उतना ही दर्पण के पीछे वस्तु प्रतिबिंब भी बनता है। ऑप्शन देखिए, पहला है कि आभासी और सीधा, सही है, आभासी और सीधा प्रतिबिंब बनता है। वस्तु के समान आकार के बनता है, जितना वस्तु का आकार है उतना ही इसका आकार होता है। असर्व रूप से उल्टा होता है, ये भी सही है, लेकिन अगर हम छोटा प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्या बनता है? बराबर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला सवाल है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो सोलर कुकर में अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। सोलर कुकर में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के। अयामित दर्पण के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? अवतल दर्पण के रूप में, ठीक है। दंत चिकित्सक दांत को देखने के लिए किसका प्रयोग करते हैं? अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होती है, तो समतल दर्पण में प्रतिबिंब की दूरी होता है करे कि वस्तु दूरी के दुगुना, वस्तु दूरी के आधा, वस्तु दूरी के बराबर। तो जितना वस्तु की दूरी होती है उतना ही प्रतिबिंब की दूरी होती है, यानी वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी दोनों का होती है, बराबर होती है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच होता है तो अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है। देखिए अभी तुरंत बताया कि फोकस, ध्रुव पी और फोकस के बीच में अगर वस्तु का जो वस्तु रहेगा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे बनेगा। जो दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनेगा आभासी होगा, सीधा होगा और वस्तु से बड़ा होगा। देखिए कौन सा? वास्तविक उल्टा नहीं होगा, आभासी सीधा और बड़ा, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आभासी सीधा और बड़ा हो जाएगा। अगला सवाल है कि दूध से दही बनने की क्रिया एक उदाहरण है, तो दूध से दही बनता है तो क्या कहते हैं? रासायनिक परिवर्तन। देखिए एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन कौन कहलाता है? जो एक बार अपनी अवस्था बदल दे पुनः अपनी उसी अवस्था में आ जाता है तो क्या कहते हैं? भौतिक अवस्था। जो एक बार अपनी अवस्था बदल दे, लेकिन बार बार अगर एक बार चेंज हो गया दोबारा नहीं चेंज होगा तो क्या कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया। तो दूध से अगर दही बन जाता है तो फिर दही से दूध नहीं बनेगा तो क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया, यानी कि रासायनिक परिवर्तन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल आपका है कि प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है, तो प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है प्रकाश संश्लेषण। तो जो प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया है यह भी एक रासायनिक अभिक्रिया है। प्रकाश संश्लेषण कैसी अभिक्रिया है? रासायनिक अभिक्रिया है। ये प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया का एक उदाहरण है। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन कौन जरूरी है? CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल जरूरी होता है प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए। प्रकाश संश्लेषण केवल हरे पेड़ पौधों में ही होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन एक रासायनिक परिवर्तन है? रासायनिक परिवर्तन का मतलब कि एक बार बदल गया तो फिर चेंज होने वाला नहीं है। तो बर्फ का पिघलना, बर्फ पिघल गया तो फिर से बर्फ बन सकता है। कागज का जलना, अगर कागज एक बार जल गया तो फिर दोबारा वो कागज नहीं बनेगा। अगर कागज फट गया है तो फिर से कागज बन सकता है, ठीक है। पानी में नमक घोलना, पानी में नमक घोल दिए तो फिर नमक क्रमशः अलग भी कर सकते हैं, ठीक है। वाष्पीकरण प्रक्रिया द्वारा वाष्पन कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? पानी हो जाएगा, नमक बच जाएगा। लेकिन कागज अगर जल गया तो फिर ठीक नहीं होगा, यानी क्या हो जाएगा? रासायनिक परिवर्तन कौन है? कागज का जलना। अगला सवाल आपका है कि फेरस सल्फेट के क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? तो फेरस सल्फेट का फॉर्मूला क्या होता है? FeSO4 7H2O। फेरस सल्फेट में अगर पूछ दिया जाए कि जल कितना होता है तो 7 जल होता है, ठीक है।
ApSO4 7H2O। तो फेरस सल्फेट की क्रिस्टल का रंग कैसा होता है? हरा रंग का होता है। फेरस कैसा होता है? फेरस क्रिस्टल का रंग हरा होता है। ठीक है, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन रेडॉक्स अभिक्रिया है? तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहते किसे कहते हैं? वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अवकरण दोनों प्रक्रिया एक साथ होती है, क्या कहता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया और अवकरण की प्रक्रिया दोनों एक साथ होती है, क्या कहते हैं? रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ऑक्सीकरण और अवकरण देखिए किस में हो रहा है? तो H2 और O2 वाला में ऑक्सीकरण और अवकरण का हो रहा है, दोनों एक साथ हो रहा है। ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निष्कासित होना, या हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन देखिए हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का जुड़ना और हाइड्रोजन का निकलना ऑक्सीकरण कहलाता है। हाइड्रोजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का बाहर निकलना अवकरण कहलाता है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं हम लोग। जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो जिंक के संकेत कितना होता है? Zn होता है। जिंक जो है किससे अभिक्रिया कर रहा है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का मतलब होता है कि जो पतला उसकी मात्रा है, ठीक ना, पूरा गाढ़ा नहीं है, पतला मात्रा है, कहते हैं तनु कहते हैं। तनु सल्फ्यूरिक अम्ल यानी कि H2SO4 से अभिक्रिया करेगा तो बनेगा ZnSO4। ZnSO4 प्लस H2 गैस निकल जाएगा, यानी कि हाइड्रोजन गैस निकलेगा। निकलेगा हाइड्रोजन। देख लिया जाता है संतुलित है कि नहीं? तो संतुलित है। अरे जब जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? तो हाइड्रोजन गैस निकलती है, H2 यानी कि हाइड्रोजन गैस। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि रेडॉक्स अभिक्रिया में जो पदार्थ ऑक्सीकृत होते हैं वह क्या कहलाते हैं? जो ऑक्सीकृत होते हैं वह कहते हैं अपचायक। जो ऑक्सीकृत होते हैं वह क्या कहते हैं? अपचायक। जो अकृत होते हैं, जो अकृत होते हैं वह कहता है ऑक्सीकारक। है ना, जो अकृत होते हैं वह क्या कहते हैं? ऑक्सीकारक। तो देखिए जो ऑक्सीकृत होगा यानी ऑक्सीजन जुड़ता है तो क्या कहते हैं? अपचायक। जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है तो क्या कहते हैं? अकृत होना, यानी कि ऑक्सीकारक। ठीक है, अगला सवाल देखेंगे। लोहा में जंग लगना एक कैसे उदाहरण है? तो लोहा में जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया होता है। तो रासायनिक में कौन? देखिए भौतिक परिवर्तन इतना नहीं होगा, संयोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? रेडॉक्स अभिक्रिया होती है। यानी इसमें ऑक्सीकरण और अपकरण दोनों होता है। ऑक्सीकरण कैसे होता है? जिसमें ऑक्सीजन के संपर्क में आने से क्या होता है? ऑक्सीजन, लोहा में क्या लगता है? जंग लगता है। ऑक्सीजन और नमी की मात्रा रहने से लोहा में क्या लग जाता है? जंग लग जाता है। रेडॉक्स की अभिक्रिया होती है। अगला सवाल देखेंगे। काली चूना का रासायनिक सूत्र बताइए। काली चूना का रासायनिक सूत्र होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। काली चूना का होता है CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। संगमरमर का होता है CaCO3। संगमरमर हो गया, चूना पत्थर हो गया, CaCO3 होता है। CaOH2 एक कहता है भाखड़ा चूना कहता है। भाखड़ा चूना, भाखड़ा चूना, है ना, इसी का प्रयोग किया जाता है दीवार वाल की पुताई करने में, ठीक ना, पेंट पुचारा करने में भाखड़ा चूना का प्रयोग किया जाता है। ये संगमरमर है, काली चूना है। ठीक है, सॉरी, संगमरमर है और फिर एक संगमरमर कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं CaCO3 के, कैल्शियम कार्बोनेट। काली चूना कौन कहलाएगा? CaO कहलाएगा, कैल्शियम ऑक्साइड। अगला सवाल है कि अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो अम्ल और क्षार की अभिक्रिया को कहते हैं उदासीनीकरण अभिक्रिया। यदि अम्ल और क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। अम्ल और भस्म क्षार अभिक्रिया करके क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। अगर क्या कहते हैं? उदासीनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। कौन सी अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला सवाल है कि कौन अभिक्रिया तापीय विघटन को दर्शाता है? तापीय विघटन का मतलब होता है कि ताप पड़ने पर, तापमान पड़ने पर क्या होता है? अलग अलग हो जाता है। तापमान पड़ने पर कौन अलग हो जाएगा? कैल्शियम कार्बोनेट को अगर ताप पड़ेगा तो क्या बन जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 निकल जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट पे अगर ताप पड़ेगा तब बन जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो निकलने वाली गैस कौन सी है? लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड निकलता है, ठीक ना, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन सी धातु तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करती है? तो जो
सबसे कम अभिक्रियाशील होती है, जो कम क्रियाशील होती है वो कभी भी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगी। जैसे चांदी हो गया, सोना हो गया, तांबा हो गया, ये सब अभिक्रिया नहीं करता है। ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, तांबा। तांबा जो होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया नहीं करेगा। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। कह रहे कि जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है उसे क्या कहते हैं? जिस रासायनिक अभिक्रिया में ऊष्मा अवशोषित होता है क्या कहते हैं? ऊष्मा शोषी अभिक्रिया, ऊष्मा शोषी। जिसमें से ऊष्मा उत्सर्जित होता है, जिसमें से ऊष्मा निकलेगा तो क्या कहते हैं? ऊष्मा क्षेपी। ठीक है ना? ऑक्सीकरण अपहरण दोनों होता है तो क्या कहते हैं? रेडॉक्स कहते हैं। अगला है कि बेरियम क्लोराइड और सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से बना सफेद अवक्षेप निम्नलिखित में से क्या है? देखिए बेरियम क्लोराइड, बेरियम को होता है बी ए, बेरियम क्लोराइड BaCl2, बेरियम क्लोराइड सल्फ्यूरिक अम्ल से अभिक्रिया करता है H2SO4, H2SO4 अभिक्रिया करके क्या बनाता है? बेरियम सल्फेट BaSO4 प्लस BaSO4 प्लस HCl हो जाएगा, क्लोरीन दूंगा तो 2HCl हो जाएगा। ठीक है, यानी कि सफेद अवक्षेप के रूप में क्या बनेगा? BaSO4 बनेगा, BaSO4 बेरियम सल्फेट। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं। बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? विद्युत अभिलेपन कहलाता है, विद्युत अभिलेपन। अगर जस्ता झुकाएगा तो गैल्वेनीकरण होता है, जस्ता की परत चढ़ाया जाता है तो क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण। ठीक है, अब बिजली की सहायता से धातु की परत चढ़ाने का कहलाता है विद्युत अभिलेपन कहलाता है। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन एक संतुलित रासायनिक समीकरण है? संतुलित रासायनिक समीकरण कैसे मालूम चलता है? कि दोनों तरफ तत्वों के परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए? समान होनी चाहिए। देखिए हाइड्रोजन दो है, इसमें भी हाइड्रोजन दो है, इसमें दो है लेकिन एक में एक है, इसका मतलब संतुलित नहीं है। इसमें देखिए नाइट्रोजन के दो परमाणु है, एक में एक है, एक का मतलब ये भी संतुलित नहीं है। और यहाँ पर देखें तो कैल्शियम देखिए एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन दो है या ऑक्सीजन एक है, तो भी संतुलित नहीं है। मैग्नीशियम देखिए इधर दो है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम का है, दो है। ऑक्सीजन कितना है? दो, या ऑक्सीजन भी दो है, का मतलब ये संतुलित है। ठीक है, अगर इसको संतुलित करना हो तो संतुलित कैसे कीजिएगा? देखिए H2 हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन दो है, हाइड्रोजन कब है? दो है, लेकिन ऑक्सीजन एक है, ठीक है, दो को बनाया क्या करेंगे? दो लिखेंगे आगे, आगे दो लिखेंगे तो ऑक्सीजन कब हो गया? दो हो गया। यहाँ पर भी ऑक्सीजन दो सही है, लेकिन हाइड्रोजन कब हो गया? दो दूनी के चार को, तो ये चार को बनाया क्या करेंगे? दो को कर देंगे, यानी कि दो दूनी के चार को। अब देखिए नाइट्रोजन कब है? दो है, यहाँ पर नाइट्रोजन कब है? एक है, ठीक है, दो को बनाया क्या करेंगे? दो लिख देंगे। हाइड्रोजन देखिए तो कब हो गया? नाइट्रोजन तो दो हो गया, हाइड्रोजन देखिए तीन दूनी के छह हो गया, हाइड्रोजन एगो कब है? दो है, छह को बनाया क्या करेंगे? जब तीन लिख देंगे, क्या हो गया? संतुलित हो गया। अब देखिए कैल्शियम कब है? एक है, यहाँ पर भी कैल्शियम एक है। ऑक्सीजन कब है? दो, ऑक्सीजन एक है, तो दो लाने क्या करेंगे? हमेशा जितना लाना होता है वो आगे लिखा जाता है, कभी नीचे कभी नहीं लिखा जाता है। ऑक्सीजन कब हो गया? दो हो गया। कैल्शियम कब है? दो हो गया, तो कैल्शियम दो करके ये कर देंगे। देखिए ये वाला आपको पहले ही संतुलित था। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि श्वसन में किस प्रकार की अभिक्रिया होती है? तो श्वसन में ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। कैसी अभिक्रिया होती है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और चूना जल, कार्बन डाइऑक्साइड CO2 और चूना जल के क्या होता है? CaOH के होल ट्वाइस, है ना? CaOH के होल ट्वाइस क्या कहते हैं? चूना जल, चाहे क्या जाता है? भाखड़ा चूना कहा जाता है। यहाँ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अभिक्रिया करके बनाता है CaCO3 प्लस इसमें से जल निकलता है H2O। देख लीजिए कि संतुलित है कि नहीं है? तो कैल्शियम एगो है, कैल्शियम एगो सही है। ऑक्सीजन देखिए दो गो और दो चार गो, तो ऑक्सीजन देखिए तीन गो एगो चार गो। हाइड्रोजन कब है? तो हाइड्रोजन दो गो है, यहाँ पर भी हाइड्रोजन दो गो है, इसका मतलब कि संतुलित है। ठीक है, कह रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड और चूना जल की अभिक्रिया से क्या बनता है? तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? संगमरमर कहते हैं। ठीक है, इसको हम लोग काली चूना कहते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है?
रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है। देखिए लोहा का जंग लगना रासायनिक अभिक्रिया है, दूध का खट्टा होना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है, पानी का उबलना रासायनिक अभिक्रिया नहीं है, भौतिक अभिक्रिया है। पानी उबल गया तो फिर पानी क्या हो सकता है, ठंडा हो सकता है। ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कोयले का जलना ये भी रासायनिक अभिक्रिया है। अगला सवाल है कॉपर सल्फेट घोल का रंग कैसा होता है। कॉपर सल्फेट CuSO4 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 5H2O इधर का ब्लू विट्रियोल भी कहा जाता है, नीला सोधा कहा जाता है। नीला सोधा का नाम किसे जानता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O को, ठीक है। इसका रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है। कॉपर सल्फेट घोल का रंग कैसा होता है, नीला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल देखेंगे, जब लोहे की कील कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है। जब लोहा के कील को कॉपर सल्फेट में डाला जाता है तो क्या होता है। देखिए लोहा के कील यानी कि लोहा का क्या होता है, Fe होता है, कॉपर सल्फेट CuSO4 में डालिएगा तो क्या बन जाएगा, FeSO4 प्लस, देखिए FeSO4 प्लस Cu, ठीक ना। कॉपर को विस्थापित कर देता है, कॉपर को विस्थापित कर देता है, एक तरह से एकल विस्थापन अभिक्रिया भी हो जाता है, ठीक है। कह रहे थे कि जब लोहे की कीलें कॉपर सल्फेट के घोल में डाली जाती है तब क्या होता है, कोई अभिक्रिया नहीं होता है, गलत है। लोहे पर तांबा की परत क्या होती है, जम जाती है। लोहे पर तांबा की परत जम जाती है, ठीक है। लोहा पूरी तरह घुल जाता है, गलत है, कोई नहीं। लोहा पर तांबे की क्या होती है, परत जम जाती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो क्या देखा जाता है। जब लेड नाइट्रेट को गर्म किया जाता है तो भूरा धुआं और पीला अवशेष उत्पन्न होता है। भूरा रंग का धुआं उत्पन्न होता है, पीला अवशेष उत्पन्न होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, करेक्ट निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया कोशिकाओं में भोजन को ऊर्जा में बदलती है। कोशिकाओं में कौन सी प्रक्रिया भोजन को ऊर्जा में बदलती है, तो श्वसन होता है। श्वसन के द्वारा उनका होता है कि भोजन जो होता है ऊर्जा के रूप में निर्माण होता है। ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा होता है, तो ग्लूकोज होता है पौधों में स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ग्लूकोज पौधों में किस रूप में जमा रहता है, स्टार्च के रूप में जमा रहता है। ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है, पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है। पाचन तंत्र का कौन सा भाग यकृत से पित्त रस प्राप्त करता है, तो बताइए पित्त का निर्माण कहाँ होता है, यकृत में होता है। पित्त जमा कहाँ रहता है, पित्ताशय में। पित्त का pH मान कितना होता है, 7.7 होता है। पित्त की प्रकृति कैसी होती है, तो पित्त की प्रकृति क्षारीय होती है, ठीक है। अब देखिए तो पित्त जो होता है कहाँ पर रस प्राप्त होता है, छोटी आंत पे प्राप्त होता है। छोटी आंत में किसको, ग्रहणी को। छोटी आंत में किसको, ग्रहणी को, जिसको डिओडेनम कहते हैं। देखिए पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना का नियंत्रण कौन करता है, तो रक्षक कोशिकाओं द्वारा होता है, ठीक ना। पत्तियों में रंध्रों का खुलना और बंद होना कौन नियंत्रित करता है, रक्षक कोशिकाओं। देखिए जो जाइलम कोशिका होता है, जाइलम का काम क्या है, जलों का परिवहन करना, ठीक ना। जाइलम ऊतक क्या करता है, जलों का परिवहन करता है। फ्लोएम ऊतक क्या करता है, भोजन का परिवहन करता है। अगला सवाल है कि मनुष्य के दांत की सबसे ऊपरी परत क्या कहलाती है, तो मनुष्य के दांत के सबसे ऊपरी परत कहलाते हैं इनामेल। क्या कहलाते हैं, इनामेल। सबसे कठोर परत भी होता है कौन, इनामेल, ठीक है। दांत में जो इनामेल से जो नीचे रहता है क्या कहता है, डेंटाइन कहा जाता है, ठीक ना। डेंटाइन के ऊपर क्या रहता है, इनामेल रहता है। अगला सवाल है कि लार यानी सलाइवा निम्नलिखित में से किस ग्रंथि का स्राव होता है, तो लार जो होता है लार ग्रंथि से स्रावित होता है, ठीक है ना। तो मनुष्य के मुंह में कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, तो 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, ठीक ना, याद रखिएगा। पैरोटिड, सबमैंडिबुलर और सबलिंगुअल, कितनी जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां पाई जाती है। जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है, जठर ग्रंथि से जठर रस निकलता है। यकृत से पित्त निकलता है, ठीक है। अब देखिए करे कि निम्न में कौन मनुष्य के छोटी आंत का भाग नहीं है, डिगुडेनम एकरे कहा जाता है ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। छोटी आंत के 3 भाग कौन, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम, लेकिन कोलन इसका भाग नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि गोबर छत्ता जो मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, तो मशरूम में किस प्रकार का पोषण होता है, मृत जीवी होता है। कैसा होता है, मृत जीवी। तो मरे हुए जीव जंतु से अपना भोजन ग्रहण कर लेते हैं, ठीक है। जो भूसी वूसी रहता है उसमें क्या होता है, सरल फुअल वल रहेगा, भूसी रहेगा, उस पर उग जाता है, ठीक है। मृत जीवी पोषण होता है इसमें। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन स्वपोषी होते हैं, तो स्वपोषी जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं क्या कहते हैं, स्वपोषी कहते हैं।
तो किसी दूसरे पर आश्रित नहीं रहते हैं, यानी कि सभी हरे पौधे, सभी हरे पौधे क्या होते हैं, स्वपोषी होते हैं। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन अवशेषी अंग है, तो अवशेषी अंग कौन है, तो अपेंडिक्स। अपेंडिक्स क्या होता है, अवशेषी अंग होता है अपेंडिक्स, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किस रचना की मदद से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है, तो फुटपाथ से अमीबा अपना भोजन ग्रहण करता है। अमीबा अपना भोजन किसके द्वारा ग्रहण करता है, फुटपाथ के द्वारा। अगला सवाल है कि मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, तो मनुष्य के आहार नाल की लंबाई होती है 8 से 10 मीटर। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी होती है, 8 से 10 मीटर। आहार नाल में भी सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है। आहार नाल में सबसे लंबा भाग कौन होता है, छोटी आंत होता है। मनुष्य के आहार नाल की लंबाई कितनी, 8 से 10 मीटर। आहार नाल जो होता है मुख्य गुहा से स्टार्ट होता है, मल द्वार तक समाप्त होता है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन श्वसन क्रिया में के उपरांत बनते हैं, तो श्वसन क्रिया के उपरांत बनता है CO2, H2O और ऊर्जा। CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा का निर्माण होता है। अगला सवाल देखते हैं, करें कि निम्नलिखित इसमें किण्वन क्रिया होती है। किण्वन की क्रिया जो होता है इष्ट में होता है, किण्वन क्रिया किसमें होता है, इष्ट में होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना होता है, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। C6H12O6 ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। क्वेश्चन कर रहा है कि ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणुओं से बना होता है, ग्लूकोज कितने कार्बन परमाणु, 6 गो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला सवाल है कि तिलचट्टा में श्वसन निम्नलिखित में से किसके द्वारा होता है, तो जो तिलचट्टा होता है जिसे कहते हैं कॉकरोच, ट्रेकिया के द्वारा शोषण करता है, किसके द्वारा, ट्रेकिया के द्वारा। मनुष्य किसके द्वारा शोषण करता है, फेफड़े के द्वारा। मनुष्य जितने उच्च श्रेणी के जो जीव होते हैं, जो मैमेलिया वर्ग के हैं, फेफड़ा सांस लेते हैं। जो गिल्स, गिल्स के द्वारा कौन सांस लेता है, जो मछली हो गई, मछली किसके द्वारा सांस लेती है, गिल्स या गल्फर के द्वारा सांस लेती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित किस जंतु में श्वसन फेफड़े द्वारा होता है, इसमें जो श्वसन होता है फेफड़े द्वारा होता है, तो कछुआ में। कछुआ में श्वसन किसके द्वारा होता है, फेफड़ा के द्वारा होता है। जबकि झींगा में और सीप में, झींगा में जो श्वसन होता है ट्रेकिया के माध्यम से होता है, चाहे कहीं कहीं इसमें गिल्स भी दिया रहता है, चाहे सीप में भी ट्रेकिया गिल्स दिया रहता है। सीप में या झींगा में गिल्स द्वारा होता है, कछुआ में क्या होता है, फेफड़े के द्वारा होता है, ठीक है। अगला सवाल है कि रक्त क्या है, तो रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। रक्त कैसा ऊतक है, तरल संयोजी ऊतक है। अगला सवाल है, अब देखिए रक्त का पीएच मान कितना होता है, तो 7.4 होता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है, 7.4। रक्त की प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, ठीक है। रक्त कैसा ऊतक है, तो तरल संयोजी ऊतक है। अगला सवाल है कि मैमेलिया वर्ग के जंतुओं के हृदय में कितने वेस्म होते हैं, तो मैमेलिया जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जन्म देते हैं, वगैरह क्या कहते हैं, मैमेलिया कहते हैं, जिसे स्तनपायी कहते हैं। इसमें कितने वेस्म होते हैं, 4 गो वेस्म होते हैं, ठीक है। कितने वेस्म होते हैं, 4 गो वेस्म होते हैं, 4 गो वेस्म होते हैं। तो ऊपर वाला का कहता है अलिंद, ऊपर वाला के अलिंद, तो बाएं तरफ है के बायां अलिंद। देखिए बाएं तरफ है तो कहेंगे बायां अलिंद, इसको कहेंगे बायां अलिंद। बायां अलिंद होता है आपका दायां अलिंद, दायां अलिंद इसको कहते हैं बायां निलय, बायां निलय इसको कहते हैं दायां निलय, दायां निलय। जो पेस मेकर लगा रहता है दायां अलिंद में लगाया हुआ रहता है, ठीक है। तो रक्त हमारे संपूर्ण शरीर से जहां पर गिरता है, कहाँ में गिरता है, दायां अलिंद में गिरता है। दायां अलिंद से जाता है दायां नीला में, दायां नीला से फेफड़ा में, फेफड़ा में शुद्ध होकर के आता है बायां अलिंद में, बायां अलिंद से बायां नीला में, और बायां नीला से पंप करेगा तो संपूर्ण शरीर में रक्त पहुंच जाता है। मानव हृदय में कितने वेस्म होते हैं, तो 4 वेस्म होते हैं, 4 चेम्बर, 4 कोष्ठक। अगला सवाल है कि रक्तचाप का सामान्य से अधिक हो जाना क्या कहलाता है, तो सामान्य से अधिक रक्तचाप क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन कहलाता है। क्या कहलाता है, हाइपरटेंशन। सामान्य से अधिक रहेगा तो क्या कहते हैं, हाइपरटेंशन। अगर कम रहेगा तो हाइपोटेंशन, कम रहेगा तो हाइपोटेंशन, ज्यादा रहेगा तो हाइपर, ज्यादा है तो हाइपर, कम है तो हाइपो, ठीक है। कम रहेगा तो हाइपोटेंशन, ज्यादा रहेगा तो हाइपरटेंशन। देखिए अगला सवाल है कि निम्नलिखित रक्तचाप भी देख लीजिए, स्वस्थ पुरुष का रक्तचाप कितना होता है, 120/80 होता है, 120/80 mmHg।
ऊपर वाला को सिस्टोलिक प्रेशर कहते हैं, नीचे वाला को डायस्टोलिक प्रेशर कहते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर 120 mmHg, डायस्टोलिक प्रेशर 80 mmHg। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में किसके कारण रक्त का रंग लाल होता है? तो रक्त का रंग लाल किस कारण होता है? हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन के कारण रक्त का रंग कैसा होता है? लाल होता है। हीमोग्लोबिन का मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ठीक है, देखिए हिपेरिन क्या करता है कि एक ऐसा प्रोटीन है जो रक्त को थक्का नहीं बनने देता है। फाइब्रिनोजेन जो होता है रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है। हीमोग्लोबिन क्या करता है? रक्त का रंग को लाल करता है। इसका मुख्य काम क्या है? ऑक्सीजन का परिवहन कराना। ठीक है, अगला सवाल है। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में कौन मनुष्य का सामान्य रक्तचाप है? तो मनुष्य का सामान्य रक्तचाप होता है 120/80 mmHg। 120/80 mmHg। ठीक है, अगला सवाल है आपका कि ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई क्या कहते हैं? तो ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहते हैं। क्या कहते हैं? नेफ्रॉन। ब्रिक की रचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं? नेफ्रॉन कहते हैं। उम्मीद है कि सब क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर कीजिए, फिर बताइए। ठीक है, रेगुलर आपका क्लास चलता रहेगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।